राहुल के इंडियन स्टेट वाले बयान पर घमासान। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. बीजेपी ने बताया राहुल का सोरोस कनेक्शन। गांधी और सोरोस एक हैं। अफजल गुरु और इनमें कोई अंतर नहीं बचा। जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा। अब की बार संवैधानिक संस्थाओं पर आर पार। उस हमले से देश के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को तो शर्म आनी चाहिए। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देश की संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और संघ ने कब्जा कर लिया है, इसलिए हमारी लड़ाई, हमारी जंग सिर्फ बीजेपी और संघ के खिलाफ नहीं है बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। राहुल के बयान के बाद बीजेपी ने हमलों की बारिश शुरू कर दी है। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल के इस बयान से एक बार फिर उनका और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे भारत विरोधी सोच रखने वाले अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के प्लेबुक से निकला बयान करार दे दिया। हम राहुल के बयान पर हो रही सियासत पर करेंगे हल्ला बोल। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर आमने सामने होंगे सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अतुल ओंडे पाटिल कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राजीव तुली हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरएसएस के जानकार, और मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के। पहले ये रिपोर्ट। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. देश के विपक्ष का नेता कह रहा है कि वो अपने ही राष्ट्र से लड़ रहा है। पागलपन की इससे ज्यादा इंतहा कुछ नहीं हो सकती है। दिल्ली में चुनावी संग्राम चरम पर है। नेताओं के तर्कश से बयानों की खेप निकल रही है। आज राहुल गांधी के एक बयान पर जबरदस्त सियासी घमासान मच गया। मौका था दिल्ली में कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन का। यहाँ राहुल गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। Fighting the RSS ideology for thousands of years. राहुल के बयान के बाद बीजेपी की ओर से भी जबरदस्त पलटवार हुआ। Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. Rahul Gandhi, who also happens to be guided by forces like George Soros, जो देश विरोधी शक्तियां हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल के बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे बयान से कांग्रेस की सोच का पर्दाफाश हो गया है। राहुल के समर्थन में कांग्रेस नेताओं की फौज उतर आई तो बीजेपी की ओर से भी प्रचंड पलटवार हुआ। आप सब जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा। राहुल गांधी भी निशाना साधते हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर ट्रीजन बोलते हैं। उनको राहुल गांधी जी को तो शर्म आनी चाहिए।
किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये थे कड़ी निंदा करता। इंडिया स्टेट से जंग वाले बयान पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। इंडियन स्टेट के मतलब जब से आरएसएस सत्ता में आया 10 साल 11 साल से हर संस्था जो संवैधानिक संस्था है उसको नागपुर में ट्रेन हुआ है, उसका आदमियों को घुसा दिया है। तो इसके मतलब पूरा कब्जा करके रखा है इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए बोला पूरा स्टेट कैप्चर करके बैठा है, स्टेट के खिलाफ लड़ना है। ये आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, ये पागल हो चुका है, मानसिक विक्षिप्तता चली गई है और दुर्भाग्य से ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष। इनका सड़कों पे घूमना, खुलेआम घूमना बिल्कुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि जो भारत से लड़े वो भारत में नहीं रह सकता है। अफजल गुरु और इनमें कोई अंतर नहीं बचा। कांग्रेस ने मोहन भागवत के बयान पर भी निशाना साधा और कह दिया कि संघ और बीजेपी किसी संस्था को नहीं मानते। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर ही संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुषंगिक संगठन सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन को नकार दे रहे हैं, तो दरअसल वो स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो इंस्टीट्यूशन को नकार रहे हैं ना। संविधान को नकारने का मतलब है आप पूरी सारी प्रणाली को नकार दे रहे हैं, लोकतंत्र को नकार दे रहे हैं ना। ये कौन नकार रहा है? तो भाजपा नकार रही है, आरएसएस नकार रही है। हम इंडियन स्टेट को संविधान पे चलने के लिए मजबूर करने की बात कर रहे हैं। आज एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश विरोधी, संविधान विरोधी है और मोदी विरोध में उतरते उतरते आज देश के खिलाफ ही वो जंग लड़ रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी दल जेडीयू ने कहा कि देश पर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस के पास लोकतंत्र पर बोलने के लिए नैतिक अधिकार भी नहीं बचा है। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश में आपातकाल थोपा, प्रेस की आजादी छीनी, अब अगर वो बार बार संविधान की चर्चा करते हैं तो इसका थोड़ा लाभ उन्हें लोगों को भ्रमित करके पिछले लोकसभा चुनाव में मिल गया है। लेकिन अब जो भी जिस तरह के हालात बने हैं, अब लोगों को सच समझ में आ गया है और इसीलिए इस तरह के बयानों का कोई औचित्य नहीं है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल के बयान को अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने अब इंडियन स्टेट के खिलाफ ही खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ये सीधे जॉर्ज सोरोस की प्लेबुक से निकला है। कुल मिलाकर राहुल के बयान का जो भी मतलब रहा हो, लेकिन बीजेपी ने अब इसे सीधे तौर पर देश के खिलाफ जंग से जोड़कर कांग्रेस के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से और प्रश्न सीधा है। राहुल गांधी दरअसल ये कह रहे थे कि सिर्फ बीजेपी और आरएसएस नहीं, इंडियन स्टेट से लड़ाई है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने बताया कि तमाम जो इस देश में संस्थाएं हैं उन पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो गया है। सुधांशु जी, ऐसे में देश विरोधी बयान कैसे हो गया ये? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी राहुल गांधी जी के बारे में जो संज्ञा प्रचलित थी, जिस शब्द का प्रयोग अब नहीं होता है, मानसिक रूप से वो वही है। जितने लोग यहां पैनल पर बैठे हैं जरा चेक कर ले जाके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या है इंडियन स्टेट में। उसमें सेंटर एंड स्टेट बोथ गवर्नमेंट्स आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जब हम सरकार की बात करते हैं तो भारत के संविधान के अनुसार सरकार केंद्र भी है, राज्य भी है। मतलब ये आदमी अपनी सरकारों के खिलाफ लड़ने को तैयार है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। इसीलिए इनको यह संज्ञा दी गई है, इसीलिए इनको इस प्रकार की बुद्धि और बाल बुद्धि का प्रयास दिया जाता है। जाके संविधान जो हाथ में लेके यूं यूं करते हैं, उसमें स्टेट का मीनिंग क्या है ये तक नहीं पता। अब आइए विदेश, अब आप कहता हूं प्रभाव की बात, तो मैं बताना चाहता हूं इनकी सरकार में किसका प्रभाव था। नटवर सिंह इनके फॉरेन मिनिस्टर रहे। उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा है, सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि अमेरिका का बहुत गहरा प्रभाव मनमोहन सिंह की सरकार में था। और उसके बाद वो लिखते हैं कि इतना गहरा प्रभाव था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि वो फॉरेन मिनिस्टर रहें, इसलिए वो हटाए गए। तीसरा उदाहरण देता हूं, विकीलीक्स के बिल में, मैं ये नहीं कहता हूं जो कुछ लिखा वो सच है, मगर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया है। हिलेरी क्लिंटन ने कैसे कहा कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? ये कैसे हिलेरी क्लिंटन को पता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे? इसलिए कह रहा हूं। और राहुल गांधी बकौल विकीलीक्स, जिसके लिए आज तक खंडन नहीं किया है, जिसमें उन्होंने बहुत साफ साफ ये कहा था यूएस डिप्लोमैट से
कि साहब भारत में लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हिंदू फंडामेंटलिज्म खतरा है। और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ना ध्यान हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इंडियन स्टेट पे किस किस का प्रभाव था। वोल्कर रिपोर्ट याद है, सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी ने लिए, जिसके लिए आपके फॉरेन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। फिर मैं दर्शकों से कहता हूं जाके पढ़िए यवेग्नना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, यूरी बेजमेनेव के संस्मरण पढ़िए, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 इसलिए उसमें इंडिया का वर्णन है। अरे पूरी स्टेट कांग्रेस के जमाने में कब्जे में थी। मित्रोकिन्स आर्काइव में यह तक लिखा हुआ कांग्रेस पार्टी को पैसे आते थे, उन्होंने कहा उस जमाने में इनके 70 के दशक में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट सब इनके कंट्रोल में थे, इन्हें जाके मुकदमे दर्ज करने चाहिए। मगर अतुल साहब बहुत सोच समझ के बोलिएगा, उन्होंने लेटर्स की कॉपियां तक कोट कर रखी हुई हैं। इसलिए किसके जमाने में स्टेट गिरवी रखा हुआ था, किसके जमाने में भारत स्वाभिमान के साथ उठा हुआ था, ये हर एक व्यक्ति को पता है। इसलिए मैंने आपकी सरकार के अंदर, बाहर की सरकार के अंदर के बात कोट की। इसीलिए जब यह कहा गया है कि भारत वास्तविकता में स्वाभिमान से 2014 में उठा, इसलिए लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में 18 मई 2014 को लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन हमें मोदी जी के नेतृत्व स्पष्ट बहुमत मिला, उसका शीर्षक था इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उसमें कमाल की लाइन यह थी कि 16 मई 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। उन्होंने कहा ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता के विरासत के लोगों का शासन रहा और पहली बार एक ऐसा शासन के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है। अटल जी के टाइम में एब्सोल्यूट सत्ता नहीं थी, जिसके ऊपर कोई ब्रिटिश फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐलान उमर से लेके जॉर्ज सोरेस तक भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे तो होंगे, तो दिल की आरजू लबों पे एक लफ्ज के टुकड़े के रूप में आ गई। इसमें ठीक है, बीजेपी आरोप लगा रही है अतुल जी की दिल की आरजू जो है वो शब्दों में, मुंह पर, जुबान पर आ गई, वरना संविधान लेकर घूमने वाले नेता को इतना पता होना चाहिए कि इसी संविधान का आर्टिकल 12 कहता है इन दिस पार्ट, अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, स्टेट इंक्लूड्स government and parliament of India and the government and legislature of each of the states and all the local and other authorities। तो किस किस पर हमले की बात वो कर रहे हैं और क्या बोलते बोलते गलत शब्द निकल गया उनके मुंह से? अतुल जी देखिए, अंजना जी आपने तो अच्छा किया कि आर्टिकल 12 बता दिया, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिस भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलर ऑफ लेजिस्लेशन भी है, और क्या क्या डेवलप हुआ, कैसा कैसा हुआ। एंड स्टेट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। मैं पूछने वाला था उनको कि किस आर्टिकल में दिया है, लेकिन आपने बचा लिया, आपने आर्टिकल 12 एक्सप्लेन कर दिया और बचा लिया। और हम स्टेट्स को, जैसा महाराष्ट्र स्टेट है या कोई भी स्टेट है, उसको स्मॉल एस में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की पूरे विमर्श में स्टेट इज राज्य, इज राज्य, पूरा देश, नेशन स्टेट की इसमें हुआ है, तो हमने उसको कैपिटल एस और स्मॉल एस में भी डिफाइन किया। ये मैं आगे की बात आपको बता दूं। हाँ, बराबर है, इनके ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो उसको मानसिक विकलांग कहेंगे। इन्होंने काफी बड़े बड़े लेखकों का नाम बताया, लेकिन इनके प्रधानमंत्री ने सामाजिक समरसता किताब का जब उनका विमोचन हो रहा था तो उसमें कहा था दलितों की संकल्पना, दलितों की तुलना जो है वो मानसिक विकलांग बच्चों के साथ की थी, और मानसिक विकलांग बच्चों को जिस तरह से हम ट्रीटमेंट देते हैं उस तरह से ट्रीटमेंट उनको देनी चाहिए, दलितों को, शूद्रों को। इस तरह की बात उन्होंने कही थी, शायद ये भूल गए। स्वामी हीरानंद ने कहा था कि ये, उन्होंने फॉरवर्ड लिखा था 1 जनवरी 1993 को, और उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ इंडियन नहीं है, इसको बदलना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में यूनिटरी होनी चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र गीत भी चलाते हैं, उसके बाद राष्ट्रगीत भी चलाते हैं। तमिलनाडु में इनके गवर्नर चले जाते हैं क्योंकि तमिलनाडु गीत गाया, उनकी प्रथा है, पहले तमिलनाडु गीत होता है प्रोग्राम की सेशन की शुरुआत में और अंत में राष्ट्रगीत होता है। तो कुछ ना कुछ बहाना बना के, जो ब्रिटिश बरतानी परस्त थे और इतिहास गवाह है, कौन मुस्लिम लीग के साथ गया, किसकी वजह से विभाजन हुआ, किसके कारण से महात्मा गांधी की हत्या हुई, मैं नहीं, ये वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा है। अब मुझे बताइए, मैं एक उदाहरण देता हूं, बाकी लैटरल एंट्री का तो छोड़ दीजिए। इस देश में इतर मागास वर्गीय, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, इसलिए लैटरल एंट्री का बेताशा इस्तेमाल किया गया है, एडवर्टाइजमेंट निकाल कर इस्तेमाल किया गया, किसी एक्सपोर्ट का नहीं रखा गया है, आरएसएस के लोगों को भरा गया है। और सबसे ग्लेरिंग एग्जांपल, इस देश में लोकतंत्र को जब चीर किया गया, चीरहरण किया गया, जब इन्होंने चयन समिति चुनाव आयुक्तों की उसको बदलकर उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालकर अपने एक जूनियर मंत्री को बिठा दिया वहां पर। कैसा लोकतंत्र!
जब हमने फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 7 और 5 बजे के बाद के डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मांगे, तो उसका 91 सेक्शन ही बदल दिया 2। और ऐसा कोई मांग नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता है। और मसीह को तो हमने देखा है किस तरह से उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में किस तरह से लोकतंत्र को तार तार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कहा था, यह भी हमने देखा है। तो आज चुनाव आयोग जो है या ईडी है, ईडी का और एक बता दूं मैं सुधांशु जी, वो भी चेक कर लेना। ईडी के जब शिवसेना टूटी और जो लोग गए गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, सूरत, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, गोवा से मुंबई आए, वो सारे लोगों को इनवर्ड आउटवर्ड के बिना नोटिसेस दिए गए थे। कोई रेड नहीं हुई बाद में। और जिनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई है, ईडी की रेड हुई है, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं चल रही अभी, सारे मंत्रिमंडल में आ गए। अतुल जी, मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, देखिए ये तमाम बातें हैं जिस पर आप हमलावर बीजेपी पर हो सकते हैं, मौजूदा सरकार पर हो सकते हैं, लेकिन इंडियन स्टेट का अर्थ कुछ और होता है। शब्द एक शब्द इधर उधर होने से बहुत बदल जाता है। सुनिए ना सर, आप एजेंसियों की बात कर रहे हैं, एक बार हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग इश्यूज पर वक्त वक्त पर स्टैंड आप ही लोगों का बदला है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी का आरोप। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग को खुद को पाक साफ करने की जरूरत है। आप ही की पार्टी के कई नेताओं ने कहा बीजेपी की जीत नहीं हुई, मशीन ईवीएम की जीत हुई है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं सिर्फ हारने पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। उन्होंने प्रशंसा भी की कि जम्मू कश्मीर में किसी बूथ पर धांधली नहीं हुई, सबसे अच्छा फेयर एंड बेस्ट इलेक्शन अभी तक हुआ है। अभिषेक बैनर्जी कहते हैं मुझे नहीं लगता ईवीएम में हेरफेर के आरोपों में कोई दम है। टीएमसी, ये सब आपके साथी हैं। उसके बाद से अगला बयान सुना दीजिए सुप्रिया सुले का। सुप्रिया सुले ये कहती हैं शरद पवार ने संघ की तारीफ की। सुप्रिया सुले ने कहा था मैं 4 बार ईवीएम से चुनी गई हूं, तो कैसे कह दूं कि मशीन गलत है। अब संघ पर आइए। राहुल गांधी का बयान आरएसएस फांसीवादी है, हमारी लड़ाई है। शरद पवार ने संघ की प्रशंसा की है। अब आप आ जाइए एजेंसीज, अडानी के मसले पर। डिंपल यादव कहती हैं हम ना सोरोस के मुद्दे के साथ हैं ना अडानी के मुद्दे पर हैं साथ में। तो ये आप ही के साथी हैं जो अलग अलग बयान। टीएमसी ने भी अडानी मुद्दे से दूरी बना ली, आपके तमाम साथी। तो एजेंसीज को लेकर कभी कुछ और कहना, कभी कुछ और कहना। अब आ जाइए आप सीधा विपक्ष पर। न्यायपालिका का जो काम है, जांच एजेंसियों का सिर्फ एक काम है, विपक्षी नेताओं को जेल भेजो। कांग्रेस करती है दिल्ली में शराब घोटाले के खुलासे का दावा, आप करते हैं। उसी मुद्दे में जब वो जेल जाते हैं तो आप कहते हैं एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब आप उसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेर भी रहे हैं। तो ये कैसे होगा सर कि आप इधर भी स्टैंड ले, उधर भी स्टैंड ले। अब आ जाइए कोर्ट पर। विपक्ष अब न्यायपालिका का काम कर रहा है, न्यायपालिका यानी काम नहीं कर रही है। और न्यायपालिका पर राहुल गांधी बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत करते हैं। अब मैंने कुछ ऐसे बिंदु निकाले जिसमें आप ही आलोचक भी हैं, आप ही उस संस्था के प्रशंसक भी हैं। अब ऐसे में स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना सर। देखिए, हमारे गठबंधन के कुछ दल अगर कुछ कहते हैं तो क्या सच बदल जाता है? मैंने कहा कि जो मांग हमने की थी उसके बाद किस तरह से कानून बदला गया, क्या वो गलत है? मैंने चुनाव आयोग की चयन समिति के बारे में जो कहा, क्या वो गलत है? क्या वो असंवैधानिक नहीं है? ठीक है, एक छोटा सा जवाब सुधांशु दीजिए। सुनिए, आपको बहुत वक्त दिया और मुझे वक्त नहीं दिया। आपने जो कहा उसके ऊपर तो मुझे जवाब देना पड़ेगा अंजना जी, नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सच बदलता नहीं है। वो मुख्यमंत्री है, वहां पर प्रधानमंत्री गए हैं, वहां पर एलजी है, सिस्टम के साथ मिलकर काम करने का हो सकता है मजबूरी, राज चलाना पड़ता है। राज चलाते समय कुछ वक्त प्रधानमंत्री आए हैं वहां पर, तो मुख्यमंत्री उनकी खिलाफत करना, ये राजनीतिक संस्कृति को पकड़ कर नहीं हो सकता है, लेकिन उसे सच बदल नहीं जाता है। क्या ये सच नहीं है प्रताप सरनाइक पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी, यशवंत यादव पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी, आज प्रताप सरनाइक मंत्री है? क्या ये इस देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, 25,000 करोड़ का बैंक घोटाला किया है, वो 5 दिन के बाद उनको वित्त मंत्री बनाया गया महाराष्ट्र का? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर अल्फा सल्फा से लेकर उनके साथ मिले हुए का आरोप नहीं हुआ है? क्या अगर देश को यह कहा जाए कि 2014 में देश आजाद हुआ है, ये अगर कहा जा रहा है, या राम मंदिर बना उस दिन देश आजाद हुआ ये कहा जा रहा है, तो फिर भगत सिंह को आप नकार रहे हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आप नकार रहे हो, ठीक है, महात्मा गांधी को आप नकार रहे हो। आप जो बलिदान हुए, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया, अपने परिवार को खत्म कर दिया देश की आजादी के लिए, बहुत तरह के कष्ट सहने के बाद इस देश को आजादी मिली 1947 को, उसको आप नकारते हो, तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? ठीक है, सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, अतुल जी, आप कितना भी बचा लो, कोई नहीं बचा रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए।
जजमेंट मत बैठ के पास कीजिए अतुल लौंडे पाटिल। अतुल लौंडे पाटिल, जजमेंट मत बैठ के पास कीजिए, आपसे सवाल पूछेंगे। अगर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट जैसा बयान आएगा तो सवाल पूछा जाएगा और आराम से सवाल का जवाब दीजिए। दिक्कत यह है ना अतुल साहब कि एक सवाल पूछा, मैंने उनसे भी पूछा कि उन्होंने एक हिस्सा उस बयान का हटा के बात कर रहे हैं, तब उनको परेशानी नहीं, ऐसे नहीं होता है सर। प्लीज मिस्टर पाटिल, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। अतुल जी, जो लाखों दर्शक देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि स्टेट की डेफिनेशन में बुरी तरह फंसे हुए हैं, और जब जॉर्ज सोरस और इलान उमर जैसे लोगों के साथ मिलेंगे, जब देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का संकल्प लेंगे, जब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म वालों के साथ खड़े होंगे, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के लिए अमेरिका में कॉन्फ्रेंस करने वालों के साथ पड़े रहेंगे, तो ऐसी बुद्धि भ्रमित होगी। और रही बात भगत सिंह जी का अपमान करने की, अतुल पाटिल जी, तो कान खोल के सुनिए। भगत सिंह जी को फांसी हुई 23 मार्च 1931 और गांधी इरविन पैक्ट हुआ 4 मार्च 1931। 17 दिन पहले गांधी जी नहीं बात कर सकते थे कि भगत सिंह को फांसी न जाए, और इरविन ने अपने मेमोयर्स में लिखा है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब कांग्रेस का डेलीगेशन आएगा तो मुझसे सबसे पहली बात वो करेगा कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी क्यों दी जा रही है। मगर इरविन ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्होंने कोई बात ही नहीं की। और उसके बाद छोड़िए, क्या भगत सिंह जी के अंतिम सभा में कोई कांग्रेस का नेता गया? और सुनिए, एक ही कांग्रेस का अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल बने 1931 कराची। सरदार पटेल को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि उस समय गांधी जी को भयंकर आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था। कराची स्टेशन पे उनके ऊपर अटैक तक हुआ क्योंकि भगत सिंह की फांसी का विरोध नहीं किया था। मेरे भाई, बहुत आसान नहीं। अंबेडकर जी के साथ क्या किया सबको बता चुके हैं। और आपके लोगों ने वो किताबें लिखी है लेफ्टिस्टों ने जिन्होंने भगत सिंह के लिए टेररिस्ट वर्ड लिखा है। विपिन चंद्रा की किताब जब हम लोगों ने 2016 में मुद्दा उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में से हमने हटा दिया है। इसलिए साहब, देश के साथ, देश की स्वतंत्रता के साथ, देश की अस्मिता के साथ कांग्रेस ने क्या किया है वो सबको पता है भली बात ही। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं, 15 अगस्त 47 को इस देश को आजादी मिली तो माउंट बेटन ने क्यों शपथ दिलवाई भाई? कोई दुनिया में दूसरा ऐसा उदाहरण है? देश आजाद हुआ और गुलाम देश का वाइसरॉय शपथ दिलवा रहा है। जिन्ना ने तो नहीं शपथ ली माउंट बेटन से। और आपको पता उसके बाद भारत की आर्मी का चीफ कब तक अंग्रेज रहा? 1949 तक जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर। उसके बाद भारत का एयर चीफ कब तक रहा? 1954 तक एयर चीफ मार्शल गेराल्ड गिब्स। उसके बाद भारत का नेवी चीफ कब तक रहा? 1958 तक एडमिरल स्टीफन कॉर्नवेल। क्या आजादी है साहब। और 1968 तक मूर्ति रही किंग जॉर्ज की। 1973 तक अमर जवान ज्योति नहीं बनी थी और सारे केवल इंडिया गेट पर उन सैनिकों के नाम लिखे उन्होंने ब्रिटिश राज के लिए किया। रहे हमने बनाया साहब। 1997 तक भारत का जो बजट आता था शाम 5 बजे क्यों प्रस्तुत होता था? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से 11:30 बजे होता था। अंग्रेज लंदन में 11:30 बजे होते थे तो दिल्ली में 5 बजे होता था साहब। इसीलिए बिल्कुल सच का गुलामी की मानसिकता से निकलने में 3 पीढ़ियां लगी हैं। मैं बताता हूं, ऐसा है कि जॉर्ज सोरोस को सर्वोच्च सम्मान जब अमेरिका ने दिया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, मेरे देश के सरकार ने उनके एम्बेसडर को बुला के कुछ कहा नहीं। उन्होंने उनकी तरफ आपत्ति नहीं जताई कि जॉर्ज सोरोस हमारे देश में डीप स्टेट चलाता है, हमें तकलीफ देता है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ कहता है। कुछ नहीं किया। अभी की बात है, चुपचाप बैठे रहे आप। अरे वो तो इंदिरा जी थी, निक्सन से उठ के आ गई और देश दुनिया का भूगोल बदल दिया और पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। भगत सिंह जब थे, भगत सिंह को जब फांसी हुई तब महात्मा गांधी जी ने पूरा लेटर लिखा था इरविन को। और 1925 में आरएसएस का निर्माण हुआ था तो 1931 में 2 लाइन दिखाइए लेटर कहां है? दिया था क्या आपने? दिखाइए लेटर। लिखा था आपने? बिल्कुल लेटर है, मैं भेज दूंगा आपको। महात्मा गांधी जी ने पूरा लेटर लिखा था और पूरी बात भी हुई थी। उसके बाद भी अंग्रेजों ने सुना नहीं था। लेकिन मुझे यह बताओ कि आरएसएस का बनकर 6 साल हो गए थे, आरएसएस के किसी नेता ने किसी भी जाकर कहा था क्या? ये बताओ मुझे। हिंदू महासभा का कोई नेता गया था जिसने भगत सिंह की फांसी की भी विरोध किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में जाकर भगत सिंह से मिले थे। कांग्रेस के अधिवेशन में उसका निषेध किया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में उनको सपोर्ट जाहिर किया गया था। क्या किया था आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने जो आपकी पूर्ववर्ती है? बताओ मुझे, आपने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। रही बात की माउंट बेटन से क्यों शपथ लिया था? जिन्ना ने भी शपथ लिया था क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर होता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 जनवरी ऑफ 1950। उसके बाद माउंट बेटन ने शपथ नहीं लिया था। बिल्कुल। दूसरा दिन 14 तारीख को माउंट बेटन हम पाकिस्तान में थे और 15 तारीख को यहाँ पर हिंदुस्तान में थे। आप क्या बता रहे हैं? आपको क्या पता है हिंदुस्तान के इतिहास का? आपको इतना ही पता है कि आपने मुस्लिम लीग के साथ वो गवर्नमेंट बनाई थी भारत के जब आंदोलन चल रहे थे, तब सिंध में भी बनाई थी। अब एक बात ध्यान से आप दोनों सुन लीजिए। अब इस वाले रिबटल में सिर्फ 2 लाइन आप लोग बोल पाएंगे। 2 लाइन के बाद सुधांशु जी मैं काट दूंगी क्योंकि मुझे पता है वो भी जवाब देंगे। बाकी 2 लोग इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन का रिबटल काट दीजिएगा।
बिल्कुल अंजना जी, 2 लाइन के बाद काट दीजिएगा। मैं अतुल लोंडे पाटिल जी से कहना चाहता हूं, जानकारी रखो अंजना जी, आपके ही मीडिया हाउस की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। इंडिया टुडे 29 मई 2009 जॉर्ज सोरेस भारत आया, किससे मिलने? बीके नेहरू जो इंदिरा गांधी के रिश्तेदार थे उनसे और उनकी पत्नी से मिलने। जॉर्ज सोरेस विजिटेड इंडिया टू मीट देयर ओल्ड फ्रेंड। बहुत पुराना याराना है। 29 मई 2009 इंडिया टुडे, 29 मई 2009 इंडियन एक्सप्रेस, जाके देख लो मेरे भाई। और गुपचुप आया था। जब इंडिया टुडे के व्यक्ति ने जाकर पता किया तो होटल स्टाफ ने कहा कि नहीं है। भाई साहब, मैंने इतने फैक्ट बताए अतुल पाटिल साहब, आप कोई फैक्ट विद रेफरेंस नहीं कोट कर पाए। चलिए, दर्शक देख रहे हैं, अपने आप समझ में आ रहे हैं। मैंने ठीक है, जल्दी से आपको सुना देते हैं। दरअसल मोहन भागवत के भी एक बयान पर, एक सेकंड हो गया मोहन भागवत के भी एक बयान पर आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी आज राहुल गांधी ने बोला है। पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा गया है, उसके बाद से इस पर बाकी दोनों से भी जवाब दें। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid. And he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. आजादी के मसले पर जो कहा था संघ प्रमुख ने, उसको लेकर भी आज राहुल गांधी हमलावर हुए। तुलसी साहब, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि 1947 में जो देश को आजादी मिली, उसे सही आजादी ना मानना, अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को सही आजादी मानना, उन तमाम लोगों के साथ नाइंसाफी है जिन्होंने इस देश की आजादी, इस देश के साथ नाइंसाफी है। जवाब दीजिए। धन्यवाद अंजना जी। जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो सही मायने में अभी देश की आजादी का संदर्भ ये है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारत के स्व की प्रतिष्ठा है, भारत के स्व की प्राण प्रतिष्ठा है। अंग्रेज कुछ समय यहाँ पर राज करके चले गए, उससे पहले मुगलों का राज्य था, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। तो क्या उन लोगों ने जो संघर्ष किया उसको आजादी की लड़ाई नहीं मानेंगे क्या? या जब देश आजाद हुआ या स्वतंत्रता आंदोलन चला तो उसमें स्वतंत्र की बात की थी। स्वतंत्र का माने स्वतंत्र केवल अंग्रेजों का यहां से चले जाना ही नहीं था, उसके बाद जो भारतीय मूल्य थे, जो भारतीय आदर्श थे, उनकी प्रतिष्ठा होना, उनके अनुसार देश चलना, ये भी एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता के आंदोलन का एक हिस्सा था, एक भाग था। एक समय तक जो सारा स्वतंत्रता का आंदोलन था वो बिल्कुल स्व की प्रतिष्ठा के अराउंड था, परंतु जैसे ही आजादी हुई 1947 में, तो वो जो कांग्रेस जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उस कांग्रेस के व्यवहार में ही आमूल चूल परिवर्तन हो गया। उन्होंने भारत को प्राचीन राष्ट्र मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भारत जो है, वी आर अ नेशन इन द मेकिंग। एक दूसरी विचारधारा और भी थी जिन्होंने जो कहती थी कि भारत जो है वो देशों का समुच्चय है। एक तीसरी विचारधारा थी जो ये मानती थी
कि भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, और यदि एक राष्ट्र और प्राचीन राष्ट्र है तो अंग्रेजों से पहले के जो मानदंड थे, जो मापदंड थे, उनकी पुनर्स्थापना यदि राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में होती है तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। और ये जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन है ये सतत है। अभी भी जो स्व की त्रयी थी उसमें से स्वदेशी का भाव नहीं आया है, उसमें से स्व की भाषा, भूषा और भोजन का भाव अभी तक ठीक से प्रस्थापित नहीं हुआ है। उस सबको करने का जो प्रोसेस है ये भी स्वतंत्रता का ही आंदोलन है, ऐसा ही हम मानते हैं। और ये स्वतंत्रता आंदोलन अभी लंबा चलेगा, अभी और दिन चलेगा। दूसरा देखिए, ये जो राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कोई संघ के लिए नया नहीं है। 1948 में नेहरू जी ने कहा था, आई विल क्रश आरएसएस, दे विल नॉट फाइंड अ सिंगल इंच वेयर दे कैन फ्लाई देयर भगवा ध्वज। और गुरुजी जो उस समय संघ के सरसंघ चालक थे उन्होंने कहा था, आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटेलिटी। आज भाजपा, आज कांग्रेस कहां है और संघ कहां है, आप दोनों का अंतर आप बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। देश भर में 1 लाख स्थानों पर संघ की शाखाएं लगती हैं, 1,70,000 स्थानों पर सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन, इसको लेकर के संघ के स्वयंसेवक जो है वो अलग अलग प्रकार के समाज के दलित और पिछड़े वर्ग में, दलित कुचले पिछड़े वर्ग में अपने सेवा प्रकल्प चलाते हैं। और अगर इस सब से लड़ करके कांग्रेस को कहीं ये लगता है कि वो इस सब से लड़ लेगी और इस सब पर विजय प्राप्त करना चाहती है, तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल कांग्रेस का जो नेतृत्व है, मैं जवाब लूंगी अतुल जी, कम्युनिस्ट नक्सल जो विचारधारा है उसकी ग्रिप में है। ठीक है, इसके बाद में जवाब लूंगी अतुल जी से, लेकिन उससे पहले मृत्युंजय तिवारी जी, क्या आपको उनकी बात समझ में आई? उनका ये कहना है वो संघ के काम भी गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं संघ पर से लड़ाई है, ये कहना गलत होगा क्योंकि संघ सामाजिक काम कर रहा है। दूसरा हिस्सा उनकी बातों का ये कह रहा है कि एक स्व की जो इस देश में भावना आनी चाहिए थी, उसकी सही मायने में आजादी उस भावना की तब हुई जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। सिर्फ अंग्रेजों से आजादी मिल जाने से नहीं होता है। मृत्युंजय जी, और जो डीप स्टेट मतलब इंडियन स्टेट से लड़ाई वाला मुद्दा है उस पर भी बोलिएगा, क्योंकि इंडियन स्टेट का मतलब सिर्फ भारत सरकार नहीं है। इंडियन स्टेट का मतलब जो राज्यों में सरकार है वो भी है, जितनी अथॉरिटीज है वो सब कुछ आता है उसमें। तो अपने राज्यों से थोड़ा ना कांग्रेस लड़ रही है जो कर्नाटक में है, हिमाचल में है। देखिए मृत्युंजय जी, देखिए अंजना जी पहले तो कह रहे थे कि 2014 में आज़ादी मिली जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने प्रधानमंत्री, अब कह रहे हैं कि 2024 में आज़ादी मिली। अब भला बताइए, आज़ादी के करोड़ों दीवाने, देशभक्तों, असंख्य शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का इससे बड़ा घोर अपमान कुछ हो ही नहीं सकता। जिस आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज अपने मुख्यालय में नहीं फहराया हो, वो आरएसएस ज्ञान दे रहे हैं आजादी पर। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है देश के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों का। इनको पता होना चाहिए डॉलर के मुकाबले रुपया सर्वकालिक निम्न स्तर पर है, उस पर ध्यान देने के बदले ये आजादी पर ज्ञान दे रहे हैं। इनको तो अब यही बयान बाकी रह गया, ये कहेंगे कि आरक्षण और जातीय जनगणना पर जब बात होती है तो कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, तब कहेंगे कि आजादी मिली। भाई ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। अब रही बात इंडियन स्टेट की, इंडियन स्टेट की बात करके जिस तरह राहुल गांधी जी के ऊपर सारे बीजेपी, हम देख रहे हैं अभी आपके कैमरे चैनल पर चल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे राहुल गांधी जी ने ऐसी बात कर दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। यह बात तो सबको पता है कि बीजेपी जिस तरह से संस्थाओं पर, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से बीजेपी ने कब्जा किया है, जिस तरह से बीजेपी का आचरण रहा है। अब राहुल गांधी जी, इनके दादी ने कुर्बानी दी, जिनके पिता ने कुर्बानी दी, उनको ये बताएंगे, देशभक्ति का पाठ सिखाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर क्या सवाल खड़े? राहुल गांधी जी तो जनता तो 99 पर पहुंचा दी, ये 400 का ख्वाब देख रहे थे, 400 पार करते 240 पर अटक गए। ये राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हैं, उनकी मानसिक स्थिति का पता कर रहे। पहले बीजेपी को अपने मानसिक स्थिति सुधार करना चाहिए, तब राहुल गांधी जी पर सवाल। सुधांशु जी,
देखिए, मृत्युंजय जी का उद्बोधन सुन के ऐसा लग रहा है वो कितने पराजय से ग्रस्त हो गए हैं कि राहुल गांधी के इतने शर्मनाक, आपत्तिजनक, भर्त्सना योग बयान पे कह रहे हैं पीछे पड़े। अब मैं क्रमवार उत्तर देता हूं, अतुल पाटिल जी को भी और जो भागवत जी ने कहा उसके संदर्भ में। महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक दर्शन दिया था राम राज्य। उनका अंतिम शब्द था हे राम, जो उनकी समाधि पर आज तक लिखा है। जब तक राम जेल में थे, आपको लगता है कि आजादी का संकल्प पूरा हुआ था? मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। जब तक राम एक गुलामी के ढांचे के नीचे बैठे हुए थे, तब तक आपको लगता है कि आजादी पूरी हुई थी? अरे गांधी की समाधि पे जो राम लिखा है, उसकी वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा उस दिन हुई जिस दिन 22 जनवरी 2024 था। मैं कह सकता हूं कि गांधी की आत्मा को वास्तविक शांति तब मिली होगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सारे दर्शक जाके चेक कर ले, मैं कोई बात हवा में नहीं बोलता हूं। आप लोग जो बोलना चाहें बोलिए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत की अवधारणा को लेकर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखी है। उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर हम देश को आजाद कराना चाहते हैं, मगर उसके बाद सारी अंग्रेजों की पॉलिसीज अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो स्वराज नहीं होगा। हम अंग्रेजों की कॉपी बनना चाहते हैं, स्वराज नहीं होगा। भारत के मूल का, स्व का भाव, हम इंग्लिश हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, हम इंग्लिशस्तान बन जाएंगे। ये वर्ड लिखा हुआ है हिंद स्वराज में। मगर अफसोस है कि राहुल गांधी या किसी कांग्रेस के नेता ने वो हिंद स्वराज पढ़ा ही नहीं होगा। वो हिंद स्वराज में स्व का भाव जागृत हुआ बाद में, और मैं कह सकता हूं स्व के भाव की वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को। मृत्युंजय जी थोड़ी, और आप लोग क्या बोलने लगते हैं सर? इंदिरा गांधी के बारे में आप बोल रहे हैं। 1980 में चुनाव जीतने के बाद विपक्ष की 9 सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया इस आधार पे कि आपकी पार्टी सेंटर में हार गई है, इसलिए स्टेट में शासन करने का अधिकार नहीं है। इंदिरा जी और राजीव गांधी ने इतनी सरकारें बर्खास्त की कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुमत जजमेंट देना पड़ा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति भी तय नहीं कर सकता किसको बहुमत है। अरे साहब छोड़िए, बोलिए। ये बताइए, लालू यादव जी किसकी सरकार में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? कांग्रेस की सरकार में। अब जवाब सीबीआई से चार्जशीट छोटा सा जवाब फिर अतुल जी को बोलना है ना, कांग्रेस की सरकार में। और अगर उनको चुनाव लड़ने से बंदिश हुई तो कांग्रेस की सरकार में। जब बीजेपी वाले गांधी जी पर कुछ बोलते हैं तो गांधी जी की आत्मा कराह रही होगी। क्या बोला था पार्लियामेंट में आपके सांसद ने? भूल गए? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। क्या हुआ उनका? अब गांधी जी पर बीजेपी बोल रही है। गांधी जी की आत्मा करा रही होगी। जिस गांधी जी का अपमान भाजपा ने किया, आपको शासन मिला था राम राज लाने के लिए, आपने क्या किया है? कहां दलितों, पिछड़ों और गरीबों की क्या हालत है? आप सत्ता में अपने आ गए भगवान राम के सहारे, और भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर वनवास कर लौटे, जो सबरी के कुटिया में गए, उनको आप कह रहे हमने महलों में बैठा दिया। इसलिए भगवान राम को हमने, ये बीजेपी के राम है। राम सबके हैं, राम रोम रोम में है। अब बीजेपी कह रही है ये राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहती है। ये भगवान राम को अपना ये बता रहे हैं कि ये बीजेपी के हैं। अतुल जी एक जवाब आप भी दे दीजिए। और एक बार ठहर कर जरा सोचिए, क्या शब्दों के चयन में, जी आ रही हूँ मृत्युंजय जी, आप बोले थे 20 सेकंड, आप लोग भूल जाते हैं। अतुल जी, क्या राहुल गांधी ने शब्दों के चयन में गलती की? क्योंकि देखिए ये सामान्य भाषा, आप ही सोचिए किसी बीजेपी नेता ने ये कहा होता कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, इंडियन स्टेट से है। मतलब जब भी कोई देश विरोधी व्यक्ति होता है तो आप अगर आर्टिकल भी लिख रहे हैं तो आप कहते हैं वेजिंग वॉर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, दिस एंड दिस। मतलब ये शब्द इसीलिए इस्तेमाल होता है। क्या शब्द गलत इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? आपको लगता है, आप डिफेंड कर रहे हैं उसको? थोड़ा शांति से सुन लीजिएगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं कुछ बातें अभी बहुत अहम बातें रखूंगा। सुधांशु जी ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि बापू के आखिरी शब्द हेराम थे, तो मुक्ति दिला दिया आरएसएस के आरोपों से कि उन्होंने हेराम नहीं कहा था। तो बहुत इसीलिए मैंने हाथ जोड़ा था, तो फिर से एक बार बता दूं उनको। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। और गांधी जी ने ही जोड़ा था उसमें, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, जिससे आपकी खिलाफत है। तो मैं पूरा जो उनका भजन है वो भजन भी मैं पूरा कर दूं। और जो स्व मिला था, भारत को स्व मिला, जरूर भारत के रोम रोम में राम है, लेकिन राम मंदिर के प्रतिष्ठा में मेरे देश की माननीय महोदया महामहिम राष्ट्रपति शबरी कह सकते, उनको नहीं बुलाया। जिस राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे,
एक दिया था मेरी शबरी को, मेरी महामहिम राष्ट्रपति को उसमें आने नहीं दिया था, तो ये भी इस देश ने देखा है। जरूर इस बात को मैं रखना चाहूंगा। रही बात हिंद स्वराज की और राम राज्य की, तो राम राज्य की प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बीच में मत बोलिए ना, आपको फिर आप अपने समय पे बोलिए। तो स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने कहा था, तो दो चीजें सुनिए ना, दो चीजें जो है मैंने देखा नहीं, मैंने मोहन भागवत जी को देखा था और प्रधानमंत्री जी को देखा था। तो एक दो चीजें मैं स्पष्ट तरीके से बता दूं, नेशन इन द मेकिंग के खिलाफ जो बोला था कि व्हाट इज नेशन स्टेट के बारे में थी, एक रेस, ये लोग मानते हैं, हम नहीं मानते। ये एक रेस होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, एक भौगोलिक परिस्थिति होनी चाहिए, वो नेशन स्टेट का मैकियावेली का कंसेप्ट था जिसे हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। तो भारत का राष्ट्रवाद क्या है, भारत का नेशनलिज्म क्या है, जिसके ऊपर टैगोर जी ने भी अलग कहा था, नेहरू जी ने ये कहा था कि हमने सबने साथ मिलकर इस देश का स्वाधीनता टाइम खत्म हो रहा है, वही हमारा राष्ट्रवाद है। और इस देश के हर एक व्यक्ति, पेड़ पौधे, हर एक व्यक्ति, गरीब अमीर, अलग जात का, धर्म का, वो सब मिल के बनते हैं भारत माता। ये दो चीजें स्पष्ट सिर्फ 2 लाइन का जवाब सुधांशु जी, टाइम खत्म हो चुका है। सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, सिर्फ 2 लाइन, जल्दी। बस 2 लाइन का जवाब देना चाहता हूं। हमें स्वतंत्रता मिली पर तंत्र में स्व नहीं आ पाया, तो अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, और वही पैरों की धूल उभर उभर कर उनके मुंह से। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।